ये है जी के एंड जी एस की सीरीज, इसमें देखेंगे हम 50 पॉइंट्स जो कि हैं पॉलिटी के, जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 51 से लेकर 100 तक इसमें देखेंगे। द प्रियम्बल स्टेट्स, प्रियम्बल है कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल। प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। का जो प्रियम्बल है वो बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी अथॉरिटी ली है पीपल ऑफ इंडिया से। अथॉरिटी मतलब पावर। कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी पावर मिली है किससे, पीपल ऑफ इंडिया से। एज पर प्रियम्बल, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस 26 नवंबर 1949। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। टिल नाउ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर वंस इन 1976। अब तक प्रियम्बल में एक बार ही अमेंडमेंट किए गए हैं उस 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोवरेन मतलब इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया के ऊपर किसी और कंट्री का राज नहीं है, मतलब इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, किसी और कंट्री की अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं चलती है, हमारे ऊपर हमारी अथॉरिटी चलती है। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब यहाँ राजाओं का राज खत्म हो चुका, राज पब्लिक का है, पब्लिक ने ही अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाया है, इसे कहते हैं रिपब्लिक। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी। जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड ऑफ द कंट्री है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक के थ्रू, ना कि ये हेरिडेटरी नहीं है, राजाओं का राज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को। उसमें 211 मेंबर आए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये इसलिए थी कि अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, क्योंकि ब्रिटिशर्स छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए थे, कह रहे थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और उसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 211 मेंबर ने मीटिंग अटेंड की। मुस्लिम लीग ने इसे बाइकआउट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग कह रही थी भाई हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों बनाएंगे, हम तो अपना अलग कंट्री बनाएंगे, पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उन्होंने डिमांड की सेपरेट पाकिस्तान की, सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उस ये पूछा जाता क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में जो प्रेसिडेंट बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वाइस प्रेसिडेंट बने थे एच सी मुखर्जी, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। टेम्परेरी कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे एच सी मुखर्जी। सर बी एन राव को अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर बी एन राव को अपॉइंट किया गया था एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब लिखने वाली कमेटी जो थी, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए ही कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। एक्चुअल में ये एक अकेले इंसान नहीं थे, एक पूरी कमेटी थी, उसके हेड ये थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में इतना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। फाइनल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 24 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ, कम इन द इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका था कब, 26 नवंबर 1949, 2-3 महीना बाद फिर 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था। फाइनल सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें एक प्रियम्बल थी, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अब आर्टिकल 400 450 से ज़्यादा हो रहे हैं और शेड्यूल 12 हो रहे हैं, क्योंकि चेंजेस होते रहे हैं। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में और अब तक 75 साल में बहुत सारी चीज़ों की हमें चेंज करने की जरूरत पड़ गई है, तो उसे अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया जाता है। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये दोनों 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडिया का।
पार्ट थर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट अब यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में है, सेकेंड है सिटीजनशिप, अब पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और आर्टिकल 31 में पहले था कि राइट टू प्रॉपर्टी को भी फंडामेंटल राइट माना गया था, जबकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट उसे हटा दिया गया फिर 44 में। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जो कि 1978 में हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखो बहुत सारे रोड बनाने थे, रेलवे लाइन बनानी थी, वो किसी ना किसी खेत से होकर जानी थी। अब वो उस अपने कह देंगे हम अपने खेत की ज़मीन नहीं देंगे रोड बनाने के लिए, तो रोड बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर निकाला गया, जिससे कि उनकी ज़मीनों को लिया जा सके। ऐसा नहीं फ्री में लिया जा रहा है, तो उसे मुआवजा दिया जा रहा था, पर लेना कंपलसरी था ना। फंडामेंटल राइट के अंदर ये रहता तो फिर नहीं लिया जाती ज़मीन, और ना ही फिर रोड और रेलवे लाइन नहीं निकल पाती, इसलिए हटाया गया। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया गया तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, पहले वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्हें पढ़ा गया, तो वहाँ से जो अच्छे कॉन्सेप्ट थे वो लिए गए, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, तो ये बोरो किया, ये लिया गया यूके या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कि सब इक्वल हैं कानून की नज़रों में। आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं हो सकता ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को आर्टिकल 32, ये फंडामेंटल राइट अगर हमारे ब्रीच हो रहे हैं, कोई हमसे छीन रहा है, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ये इसलिए है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और इसे कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आत्मा है, हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कौन? आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब नहीं थी, बाद में ऐड की गई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले फंडामेंटल राइट थे, ड्यूटीज़ नहीं थी, तो ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका आर्टिकल रखा गया 51A और पार्ट दिया गया 4th A। पार्ट 4th में DPSP है, तो 4th A है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 2002 में थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है 51A, 51 नहीं 51A है। 51 जो आर्टिकल है वो DPSP का है, उसमें है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल, और पार्ट है 4th A, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थी। और थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओरिजिनल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो 1976 में ऐड की गई। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो ऐड की गई 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें ये लिखा था कि कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है तो ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। ये किसने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हमने? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट लिया था। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। मिनिमम एज कितनी है प्रेसिडेंट बनने के लिए? 35 ईयर्स। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए इलेक्टेड कौन वोट डालता है? देखो हम तो वोट डालते नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बट इनडायरेक्टली होते हैं, क्योंकि जिन्हें हम चुनते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर है मतलब इलेक्शन के थ्रू गए हैं, मतलब हमने चुना है, तो वो वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो इलेक्टेड मेंबर हैं। और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी इसमें इंक्लूड की गई, किसमें? इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालते। नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं? राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं, लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेट करने वाले हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालते, इलेक्टेड मेंबर ही वोट डालते हैं, MP और MLAs। MP लोकसभा राज्यसभा, MLAs हर एक स्टेट के, और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के। इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट डालेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं।
ऑथ टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो प्रेसिडेंट सबसे बड़े हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो उन्हें ओथ कौन दिलाएगा? जो उनके लेवल पे कहीं ना कहीं होगा, तो वो कौन हो सकता है? पैरेलल हो सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो उन्हें ओथ दिलाते हैं। अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के होंगे, वो ओथ दिलाएंगे। प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो किसे रेजिग्नेशन लेटर देगा? अपना किसे सौंपेगा? वो सौंपेगा वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 61 डील करता है विद द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करने की जरूरत पड़ गई तो उसका प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 61 में। प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। प्रेसिडेंट अपना 5 साल का टर्म है, और प्रेसिडेंट दोबारा री इलेक्टेड हो सकते हैं, मतलब दोबारा भी ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। प्रेसिडेंट 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस में, और 2 मेंबर लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्चार्ज करते हैं द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस आर वैकेंट। मतलब प्रेसिडेंट कहीं गए हों, किसी दौरे पर हों, वाइस प्रेसिडेंट ना हो, ठीक, तो वो दोनों ही की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट दिलाएंगे डेफिनेटली। वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं? ये चेयरमैन का काम करते हैं राज्यसभा में, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके अलावा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी है। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर है, ऐसे ही राज्यसभा में चेयरमैन है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, कौन? वाइस प्रेसिडेंट। मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट का रोल है, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा का रोल है। स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपी वोट डालते हैं, वो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं कहाँ? राज्यसभा में। 2 मेंबर नॉमिनेटेड हैं लोकसभा में। ये भी इंक्लूडेड हैं वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, और ये प्रेसिडेंट को चुनने में नहीं होते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वोट नहीं डालते। कौन? नॉमिनेटेड मेंबर, जो नॉमिनेट कर किए जाते हैं थ्रू प्रेसिडेंट। सीधी सी बात है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे एमपी वोट डालते हैं, एमएलए का कोई रोल नहीं इनके चुनने में। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना आसान है। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाई रेजोल्यूशन बाय द राज्यसभा पास्ट बाई एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एक रेजोल्यूशन पास हो जाए राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, मतलब टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये रिमूव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ओथ टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ भी दिलाएंगे प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो देंगे प्रेसिडेंट को। मतलब वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट से ही डील करेंगे। अगर गवर्नर को ओथ दिलानी है तो चीफ जस्टिस जो है उस स्टेट के हाई कोर्ट के वो ओथ दिलाएंगे। अगर गवर्नर को किसी के केस में अगर रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर देगा प्रेसिडेंट को। ओथ टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाएगा? क्योंकि ये तो खुद प्रेसिडेंट को ओथ दिला रहा है, तो भाई इसे वो ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट। दोनों ही पैरेलल है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट। अगर इन्हें रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा? वो दिलाएंगे प्रेसिडेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर प्राइम मिनिस्टर देगा प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट ऐसे काम बहुत सारे संभालते हैं, मुखिया वाले काम, जो घर का हेड संभालता है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी अपॉइंट करना और ये सब चीज़ें ओथ दिलाना। और जो वैसे काम है फंक्शनल या मनी वाले मैटर हैं वो ज़्यादा पीएम के पास पहुँचते हैं।